वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जो आपके सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे सभी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज का मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन डिजीज़। ह्यूमन डिजीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि आपके एग्जाम में आता है कि कौन सा रोग बैक्टीरिया के थ्रू हो रहा है, वायरस के थ्रू हो रहा है या प्रोटोजोआ फंगस। तो इसी के बारे में आज हम जानेंगे कि कौन से, जैसे कि दो होते हैं, दो भाग में अगर हम बोले तो जो डिजीज़ है 2 पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे कि पहला है कॉन्गेनिटल डिजीज़ जो कि जन्म से रोग होते हैं, या फिर दूसरा है कि जो जन्म के बाद हो रहे हैं। तो उन्हीं सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए और जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे आप उसको नोट डाउन करते रहिए। तो चलिए जान लेते हैं ह्यूमन डिजीज है क्या। रोग, व्याधि शब्द का मूल शब्द व्याधा है, जिसका अर्थ है रुकावट, अर्थात अच्छे स्वास्थ्य में रुकावट उत्पन्न होना ही रोग है। जैसे कि हमारी हेल्थ में कोई ना कोई रुकावट हो रही है, दैट मीन्स डिजीज। इन अदर वर्ड्स शरीर में विकार होना ही रोग है। दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि शरीर में कोई ना कोई विकृति होना। डिजीज अर्थात असहज, अनकंफर्टेबल, तो ये सभी क्या है, डिजीज है। तो डिजीज क्या है, रोग क्या है, आप लोग जान गए हैं। अब रोग के प्रकार। रोग को उनकी प्रकृति तथा कारणों के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, पहला है कॉन्गेनिटल डिजीज, सेकंड है एक्वायर्ड डिजीज। कॉन्गेनिटल डिजीज क्या होता है, जन्मजात रोग जो कि हमको जन्म से ही हो गया है। और सेकंड है एक्वायर्ड डिजीज जो कि जन्म के बाद हो रहा है। तो कॉन्गेनिटल डिजीज के बारे में जानेंगे। वे रोग जो जन्म के समय से ही शरीर में होते हैं उन्हें जन्मजात रोग कहते हैं। यह रोग उपापचय या विकासीय अनियमितताओं के कारण फैलते हैं। तो ये भी जान जाएंगे कि ऐसे रोग जो जन्म के समय से ही हमको होते हैं, जब हम पैदा होते हैं तभी वो बीमारी हमको होती है। जैसे कि कभी क्या हमारे हाथ में दिक्कत है, कान में दिक्कत है, अगर पैदा होते हैं, तो ये सभी क्या है, कॉन्गेनिटल डिजीज है। तो इन सभी को याद रखिएगा। सेकंड है एक्वायर्ड डिजीज। वे रोग जो जन्म के बाद विभिन्न कारकों के कारण हो सकता है, वो क्या है, एक्वायर्ड डिजीज। उन्हें उपार्जित रोग भी कहते हैं। अब आपको जो कॉन्गेनिटल डिजीज और जो एक्वायर्ड डिजीज है, एक्वायर्ड डिजीज को आपको 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें से है कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल और इन्फेक्टिशियस डिजीज, यानी कि कम्युनिकेशन के थ्रू, जैसे कि हम किसी के टच में ज़्यादा हैं तो हमको ये डिजीज होता है, या फिर इन्फेक्शन के थ्रू हो सकता है। तो ये हानिकारक सूक्ष्म जीवों यानी कि माइकोबैक्टीरियम के थ्रू होता है। तो ये भी याद रखिएगा। एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है रोग कारक। जीव का संचारण वायु, एयर के थ्रू, जल, भोजन, रोगवाहक कीट तथा शारीरिक संपर्क के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है। याद रखिएगा। इसलिए इसे क्या, कम्युनिकेबल डिजीज अथवा इन्फेक्टिशियस डिजीज कहते हैं। कम्युनिकेबल का मतलब ही होता है कि क्या, अगर हम जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा, शारीरिक संपर्क, किसी से रिलेशनशिप में है, या फिर भोजन, रोगवाहक कीट, या फिर इन्फेक्टेड आपके बग है और ज़्यादा टच में रहे, तो ये सब क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज। और इन्फेक्शन, क्योंकि इन्फेक्शन के थ्रू भी होता है, इन्फेक्शन से हो सकता है किसी को जुकाम, सर्दी, खांसी, ये सभी क्या है, इन्फेक्शन ही है। तो ये भी याद रखिएगा कम्युनिकेबल डिजीज क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन कम्युनिकेबल, असंक्रामक रोग। जो रोग संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को स्थानांतरित नहीं करते हैं। कि मतलब कि अगर कोई पेशेंट है और उसके सामने कोई हेल्थ ही मतलब कि अच्छा है, जिसको कोई बीमारी नहीं है, और उसके आसपास हैं तो भी वह बीमारी उसको नहीं फैलती है, दैट मीन्स नॉन कम्युनिकेबल अथवा असंक्रामक रोग। ये भी याद रखिए। जैसे कि आपका डायबिटीज़ हो गया, मधुमेह, जोड़ों का दर्द, कैंसर, हृदय रोग, ये सभी क्या है, नॉन कम्युनिकेबल। जैसे किसी को डायबिटीज़ है तो ज़रूर नहीं हम उसके पास बैठे तो हमको भी हो जाए, दैट मीन्स ये नॉन कम्युनिकेबल। याद रखिएगा। टाइप्स ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है उनके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है डीजनरेटिव डिजीज़। विभिन्न शारीरिक अंगों के नष्ट होने से उत्पन्न होती हैं। डीजनरेटिव का मतलब होता है कि कोई ना कोई ऑर्गन या हमारे बॉडी में क्या नष्ट हो रहे हैं। तो क्या, डीजनरेटिव डिजीज में विभिन्न शारीरिक अंगों के नष्ट होने से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि हृदय रोग हो गया। सेकंड है डिफिशियंसी डिजीज। यह विभिन्न पदार्थों की कमी से होता है। जैसे कि आपने डिफिशियंसी में सिंड्रोम पढ़ा होगा, टर्नर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, या फिर कैलेन-फिल्टर सिंड्रोम। कैलेन-फिल्टर सिंड्रोम क्या है, हिंजड़ापन, जिसको बोलते हैं हिंजड़ापन आता है, जिसे
कैलिन-फिशर सिंड्रोम की कमी है, जैसे हम क्या डिफिशियंसी डिजीज़ बोलते हैं। इसमें क्या है, रिकेट्स है, मरासमस या पेलाग्रा। रिकेट्स में आपकी हड्डियाँ काफ़ी नाजुक कमज़ोर हो जाती हैं। पेलाग्रा आपके जीभ में इन्फेक्शन हो सकता है, तो ये भी याद रखिए। ये सभी क्या है, डेफिशिएंसी डिजीज़ है। नेक्स्ट है एलर्जी। एलर्जी पे क्या होता है कि किसी पदार्थ के प्रति अति संवेदनशीलता है। किसी चीज़ से एलर्जी आपको किसी चीज़ से हो सकती है, धूल मिट्टी, किसी को परफ्यूम से एलर्जी हो जाती है, किसी को अच्छी स्मेल या बुरी स्मेल, हर स्मेल से किसी को एलर्जी है। एलर्जी में आपको छींक आना, ये सभी क्या, यहाँ पे ये चीज़ मिस्टेक है, तो प्लीज़ इसके लिए सॉरी। तो किसी पदार्थ के प्रति अति संवेदनशीलता के कलर हमको एलर्जी होती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, कैंसर। कैंसर के बारे में, यह रोग अनियमित ऊतक वृद्धि के कारण होता है। कोई ना कोई एक्स्ट्रा पार्ट हमारे बॉडी में अगर ग्रो कर रहा है, दैट मीन्स वो कैंसर का भी फॉर्म रूप कर लेता है। तो ये भी याद रखिएगा कि यह रोग अनियमित ऊतक वृद्धि के कारण होता है। अगला है जेनेटिक डिजीज। ये आनुवांशिक कारकों के कारण होता है। जेनेटिक डिजीज का मतलब होता है हमारे फैमिली मेम्बर में, जैसे कि हमारे दादा हो गए, उनको कोई ना कोई डिजीज रहा हो, हमारे पेरेंट्स को हो गया, उनके थ्रू हमें हो गया, तो ये क्या पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, तो ये क्या जेनेटिक डिजीज में आएगा। जैसे कलर ब्लाइंडनेस हो गया, हीमोफीलिया। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, आपको रंग पहचानने में दिक्कत होती है, जैसे कि लाल पीला नीला में आप फ़र्क नहीं कर पाते हैं कि एग्जैक्टली कौन सा कलर है, देखने में थोड़ा आपको दूर से कम दिखेगा, तो ये कलर ब्लाइंडनेस में आता है। तो ये भी याद रखिएगा। और ये सभी क्या है, मतलब कि एक्वायर्ड डिजीज़ है ये सभी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, कॉन्गेनिटल डिजीज़ के बारे में। जैसे कि अभी हमने पढ़ा है, इन रोगों का आक्रमण गर्भावस्था के दौरान होता है, प्रेगनेंसी के टाइम में होता है, तभी विशेष तौर पर डॉक्टर बोलते हैं प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत ध्यान देना चाहिए। होंठ का फटना, विदीर्ण तालु, पाँव का फिरा हुआ होना, फ्लैट फुट भी हो सकता है, क्लब फुट हो सकता है, ये सभी क्या है, कॉन्गेनिटल डिजीज है, याद रखिएगा। जन्मजात रोग निषेचित अंडाणु की गुणसूत्री संरचना में कमी या गर्भाशय स्थित शिशु पर आघात पहुंचने के कारण हो सकता है। प्रेगनेंसी में आपको कहीं चोट लग गई हो या फिर गिर गए हो, इसके थ्रू भी होता है। या फिर गुणसूत्रों के असंतुलन के कारण मैंगोलिज्म। मैंगोलिज्म में क्या होता है, शरीर का भद्दापन दिखना, आपका माथा चौड़ा दिखेगा, जीभ मोटे दिखेंगे, आपके बाल बड़े बड़े दिखेंगे आँख के, तो ये सभी है मैंगोलिज्म। ये क्रोमोसोम इम्बैलेंस के कारण होता है। हृदय विकृति के कारण नील शिशु का जनन, तंत्रिका की असमानता के कारण स्थानिक अतरंगता आदि जन्मजात रोग है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, ह्यूमन डिजीज सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। मानव के जो रोग हैं उनके लक्षण और उपचार के बारे में हम जानेंगे। इसमें से पहला है बैक्टीरियल डिजीज़। बैक्टीरियल डिजीज़ में क्या हम पढ़ेंगे कि जैसे रोग जो बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं, जैसे कि टाइफाइड हो गया, आंत्र ज्वर, यह साल्मोनेला टाइफूसा नामक बैक्टीरिया से होता है। इसे आंत का बुखार के नाम से जाना जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। बैक्टीरिया का नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि पूछ लेता है टाइफाइड किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो साल्मोनेला टाइफूसा। यह रोग पानी की गंदगी से फैलता है, तो ये भी याद रखिएगा। क्लीन वाटर आपको पीना है। रोगी की प्लीहा और आंत्रयोजनी ग्रंथियां बढ़ जाती हैं, रोगी को तेज़ बुखार रहता है और सिर दर्द बना रहता है, तो ये सभी क्या है, टाइफाइड के आपके सिम्टम्स हैं, तो ये भी याद रखिएगा। ट्रीटमेंट देख लेते हैं। रोगी व्यक्ति को मल मूत्र निवास स्थान से दूर करना चाहिए, यानी कि आपको वॉशरूम है पास में, वहाँ से दूरी बना के रखनी चाहिए। भोजन को मक्खियों से बचाना चाहिए। इसके चिकित्सा के लिए क्लोरोमाइसिटिन औषधि का उपयोग किया जाता है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए कौन सा एंटीबायोटिक या फिर दवाई यूज की जाती है, तो ये भी याद रखिएगा, क्लोरोमाइसिटिन। किसके लिए, डिप्थीरिया के लिए। नेक्स्ट डिजीज देख लेते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस दैट मीन्स टीबी, तपेदिक, यक्ष्मा, कुछ भी बोल सकते हैं, काक रोग। यह एक संक्रामक है, यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के थ्रू होता है। तो इसके बैक्टीरिया का नाम याद रखिएगा कि टीबी किस बैक्टीरिया के थ्रू होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इस बैक्टीरिया के थ्रू होता है। इस रोग के जीवाणु मुंह से थूकते समय या चूमने से स्प्रेड होते हैं, मतलब थूकते समय स्प्रेड करते हैं, फैलते हैं। उसको खांसी भी बहुत ज़्यादा आती है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें कि जिसको टीबी है उसके ज़्यादा टच में ना आए, उसका यूज किया हुआ सामान कुछ भी हम इस्तेमाल ना करें।
तो ये टीबी के सभी सिम्टम्स हैं, याद रखिएगा। इसके लक्षण हैं बुखार रहेगा, रात में पसीना बहुत तेज आएगा, तो ये भी याद रखिएगा। भूख की कमी, शक्ति और वजन में ह्रास, भूख नहीं लगेगी और आपका वेट भी कम होगा। पाचन और तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी, आपका डाइजेशन सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा। देखेंगे जिसको टीबी है काफ़ी पतला दुबला सा दिखता है, उसकी हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं और खाना भी डाइजेस्ट नहीं हो पाता। ये सभी क्या है, टीबी के लक्षण हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है, इस रोग के उपचार के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा कि टीबी में कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। PAS पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड तथा आइसोनियाजाइड मुंह से ली जाती है। जैसे कि अस्थमा पेशेंट को आपने देखा होगा, एक स्प्रे के थ्रू बॉटल होती है जिसको मुंह से खींचा जाता है, इसी तरह टीबी में भी दिया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। BCG बैसिलस क्लेमेट ग्यूरिन एक प्रत्यक्षमिकीय टीका है, जो कि ये भी याद रखिएगा BCG के बारे में आपके टीबी में। विलिसिन तपेदिक रोग की नवीनतम दवा है। अभी जो न्यू दवाई है ये भी याद रखिएगा, विलिसिन टीबी की नवीनतम दवा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं प्लेग। प्लेग क्या है, चूहों के द्वारा जो फैलता है। यह एक छुआछूत की बीमारी है जो बैसिलस पेस्टिस नामक बैक्टीरिया द्वारा फैलती है। तो ये भी याद रखिएगा कि प्लेग किस बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है, बैसिलस पेस्टिस। इसका संक्रमण चूहों पर पाए जाने वाले पिस्सुओं से होता है। पिस्सू आपके बग हैं, छोटे छोटे कीटाणु, उसके थ्रू होता है, क्योंकि पिस्सुओं के शरीर में प्लेग का बैक्टीरिया रहता है। तो ये भी याद रखिएगा, पिस्सुओं के शरीर में प्लेग का बैक्टीरिया रहता है। जेनोप्सिला केओपिस, जेनोप्सिला केओपिस प्लेग का सबसे भयानक पिस्सू है, तो इसका नाम याद रखिएगा। पूछ सकता है जेनोप्सिला केओपिस किस डिजीज में काम आता है, कौन सा पिस्सू है, तो ये भी याद रखिएगा। जेनोप्सिला केओपिस प्लेग का सबसे भयानक पिस्सू है, क्योंकि ये आसानी से चूहे में मानव तक पहुंच जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। और 3 टाइप्स ऑफ प्लेग। प्लेग के कितने टाइप्स हैं इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे फर्स्ट है, गिल्टी वाले प्लेग में रोगी की जांघ, कांख तथा गर्दन की ग्रंथियों में सूजन आ जाता है। सेकंड है न्यूमोनिक प्लेग, रोगी को खांसी, छींक और थूक के माध्यम से फैलता है। थर्ड है सेप्टिसिमिक प्लेग में जीवाणु गिल्टियों से रक्त में प्रवेश कर जाते हैं, ये बहुत ही घातक साबित होते हैं, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। ट्रीटमेंट क्या है, सल्फा ड्रग्स। सल्फा ड्रग्स एवं स्ट्रेप्टोमाइसिन दवाओं का उपयोग इस रोग में उपचार के लिए किया जाता है। इसकी रोकथाम के लिए सर्वप्रथम चूहों को निवास स्थान से दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। तो अगर प्लेग है किसको, तो ये क्या, चूहों से हमको दूर रहना चाहिए, जहाँ पे हम रह रहे हों वहाँ पे चूहे आसपास ना हो। और सल्फा ड्रग्स एवं स्ट्रेप्टोमाइसिन दवाई का उपयोग किया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा प्लेग में। अगला देख लेते हैं कॉलरा या हैजा। यह विब्रियो कॉलरा नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, तो इसका भी बैक्टीरिया का नाम याद रखिएगा। कॉलरा में विब्रियो कॉलरा बैक्टीरिया के थ्रू होता है और मक्खियों द्वारा फैलता है। रोगी के शरीर में जल की कमी हो जाती है, आपको पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है बॉडी में, और उल्टी दस्त के साथ शरीर का सारा पानी निकल जाता है, जिसके कारण क्या, प्यास बढ़ जाती है। तो ये भी हैजा का याद रखिएगा। इसके ट्रीटमेंट क्या है, हैजा का टीका लगवाना चाहिए। पानी को आपको बॉयल करके पीना है। पीने के पानी को उष्णकटिबंधीय लाइम क्लोराइड अथवा क्लोरोजिन से शोधित करना चाहिए। ये इसका ट्रीटमेंट है हैजा का, कॉलेरा का, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं डिफ्थीरिया। डिफ्थीरिया क्या है, यह रोग कोरोनीबैक्टीरियम डिफ्थेरियाई, कोरोनीबैक्टीरियम डिफ्थीरिया नामक बैक्टीरिया से होता है, तो इसके बैक्टीरिया का नाम याद रखिएगा, कोरोनीबैक्टीरियम डिफ्थेरिया। इस रोग में गले में कृत्रिम झिल्ली बन जाती है। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल एक लेयर बन जाती है आपके गले में। और श्वासारोध का मतलब होता है सांस लेने में दिक्कत होती है। डिप्थीरिया में क्या, सांस लेने में, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, इससे इंसान के मर भी जाता है, मृत्यु भी हो जाती है डिप्थीरिया में, याद रखिएगा। यह रोग अधिकांशतः संक्रमित दूध के माध्यम से फैलता है। इन्फेक्टेड मिल्क आपको नहीं पीना है। इस रोग के जीवाणु रोगी के थूक, खकार और उल्टी आदि में भी माध्यम से बाहर निकलते हैं, तो ये बहुत ही खतरनाक है, तो इसको याद रखिएगा डिप्थीरिया के बारे में। इसका ट्रीटमेंट क्या है, DPT
यानी कि डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन का टीका लगवाना चाहिए एवं सफाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। रोगी के व्यवहार में लाए गए कपड़ों को विसंक्रमित यानी कि इसको स्टरलाइज कर देना चाहिए तथा रोगी की नाक और मुंह को पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से धो देना चाहिए। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा डिप्थीरिया के बारे में। इसका नाम याद रखिएगा कोरोनी बैक्टीरियम। डिप्थीरिया बैक्टीरिया के थ्रू ये होता है। नेक्स्ट है टेटनस। टेटनस क्या है? कोई ना कोई अगर हमको आयरन चीज़ें अगर हमारे लग गई है तो क्या तुरंत हमको टेटनस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए और इसे क्या बोलते हैं? लॉकजा भी बोलते हैं। टेटनस का सेकंड नाम लॉकजा या फिर धनुष्टकार कह सकते हैं। यह रोग बैसिलस टेटनी, इसका भी नाम याद रखिएगा बैक्टीरिया, बैसिलस टेटनी बैक्टीरिया के थ्रू होता है। इस रोग के बैक्टीरिया घाव से होकर शरीर में प्रवेश करते हैं। अगर आपको जहाँ पे शरीर में किसी भी बॉडी पार्ट्स में लग गया है तो उसी के थ्रू उसी जगह से वो क्या बैक्टीरिया शरीर के अंदर जाते हैं। तो याद रखिएगा इस रोग से पेशियों में आकुंचन और प्रसरण नहीं हो पाता है। आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं पेशियाँ हैं वो क्या प्रसरण में फैलाव नहीं कर पाती हैं और शरीर में अकड़न होने लगती हैं। क्या है बॉडी एकदम निचुड़ सी जाती सिकुड़ सी जाती हैं तो इसमें क्या शरीर में अकड़न होने लगती है। इसलिए बोलते हैं आपको कोई अगर लोहे की चीज़ लग गई हो, जंग वाली चीज़ें लग गई हो तो आपको तुरंत टेटनस का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। ये भी याद रखिएगा। इसका ट्रीटमेंट क्या है? पेनिसिलिन प्रतिजैविक का इंजेक्शन लेना चाहिए। ये याद रखिएगा। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लेना चाहिए। बचाव के लिए टिटवैक या ATS का इंजेक्शन 3 बार लगवाना चाहिए। ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अगला देख लेते हैं लेप्रोसी, कोढ़ या कुष्ठ। यह एक संचारणशील रोग है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया से फैलता है। तो ये भी याद रखिएगा। लेप्रोसी या कोढ़ कुष्ठ रोग भी बोलते हैं। तो किस बैक्टीरिया के थ्रू होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। यह पैतृक या आनुवंशिक रोग नहीं है, मतलब कि ये जेनेटिक नहीं बोल सकते हैं और ना ही जेनेटिक या पैतृक रोग है कि पिता को है तो हमको भी होगा, ऐसा नहीं है। इस रोग से ऊतकों का अपक्षय होने लगता है। हमारे जो बॉडी में टिश्यू है वो नष्ट होने लगते हैं और शरीर पर चकत्ते प्रकट होने में छोटे छोटे स्पॉट हो जाते हैं, बड़े भी हो सकते हैं वाइट कलर के लेप्रोसी में, तथा कोहनी व घुटने के पीछे हो सकते हैं। एड़ी व कलाई की अगल बगल की तंत्रिकाएं प्रभावित हो सकती हैं। आपने देखा होगा जिसको लेप्रोसी है, कोढ़ है, उसके शरीर में वाइट कलर के स्पॉटिंग पड़ जाते हैं, दाने पैर में हो सकते हैं, एल्बो में हो सकते हैं। तो ये सभी लेप्रोसी के क्या है लक्षण है, सिम्टम्स है, ये याद रखिएगा। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इस रोग के रोकथाम के लिए MDT दवाओं का उपयोग किया जाता है। इसमें 3 दवाइयाँ हैं जिनका नाम याद रखिएगा। क्लोफाजिमीन, ये सभी क्या है लेप्रोसी की दवाइयाँ हैं। क्लोफाजिमीन, डेप्सोन, रिफैमिसिन, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है निमोनिया। यह रोग डिप्लोकोकस निमोनी के बैक्टीरिया के थ्रू होता है। तो ये भी याद रखिएगा। निमोनिया किस बैक्टीरिया के थ्रू होता है? डिप्लोकोकस निमोनी के थ्रू होता है और रोगी को तेज बुखार तथा सांस लेने में दिक्कत होती है, फेफड़ों में सूजन आ जाती है। इस रोग से ग्रसित रोगों को ठंड से बचाते हैं। जिसको निमोनिया है उसको ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है तो उसको ठंडी से बचाते हैं तथा एंटीबायोटिक औषधियाँ प्रयोग करते हैं, ये याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं हुपिंग कफ, काली खांसी। यह रोग हेमोफिलस नामक बैक्टीरिया से होता है। तो ये भी याद रखिएगा। कौन से बैक्टीरिया के थ्रू? हेमोफिलस नामक बैक्टीरिया के थ्रू होता है। इस रोग का प्रसार यानी कि स्प्रेडिंग हवा द्वारा होता है। खांसते हैं तो क्या एयर के थ्रू दूसरे को भी हो सकता है। ये मुख्यतः बच्चों को होता है, ये भी याद रखिएगा। इस रोग से बचने के लिए काली खांसी का टीका लगवाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं सिफिलिस। सिफिलिस क्या है? इस रोग का कारक ट्रेपोनेमा पैलिडियम है। ट्रेपोनेमा पैलिडियम याद रखिएगा बैक्टीरिया है। इस रोग का संक्रमण रोगी के साथ रिलेशनशिप में रहने से होता है और इसमें पेनिस व वेजाइना में लाल रंग के दाने, बाद में शरीर में चकत्ते तथा अंत में हृदय, यकृत व मस्तिष्क भी प्रभावित होता है। इस रोग में पेनिसिलिन द्वारा लाभ होता है, तो ये भी याद रखिएगा सिफिलिस के बारे में कि रिलेशनशिप करने से होता है या फिर आपके वेजाइना में या पेनिस में छोटे छोटे दाने, लाल रंग के दाने, तो ये सब याद रखिएगा सिफिलिस के बारे में। अगला है गोनोरिया। इस रोग का कारक नाइसेरिया गोनोरी है, तो ये बैक्टीरिया का नाम याद रखिएगा। कौन सा है? गोनोरिया के लिए इस रोग का कारक नाइसेरिया गोनोरी है। रोग का संक्रमण रोगी के साथ
रिलेशनशिप में होता है। अगर किसी पेशेंट के साथ आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको भी हो सकता है। इस रोग में मूत्र जनन पथ पे, यानी कि आपके जो यूरिन वे बोल सकते हैं, यूरिन वे है, वहाँ पे क्या म्यूकस का संक्रमण इन्फेक्शन होता है, जोड़ों में दर्द होगा तथा स्त्रियाँ बांझ हो जाती हैं। रोगी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप से बचना चाहिए। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आज हो गया इन सभी डिजीज़ के बारे में। तो सभी इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है और सभी बैक्टीरिया से रिलेटेड डिजीज़ है, और कौन सा डिजीज़ किस बैक्टीरिया के थ्रू हो रहा है उनका नाम भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये आज की क्लास कंप्लीट हो गई। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। अगला नेक्स्ट पॉइंट के लिए फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।